नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 21 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आज के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया। देखो, जो भारतीय सेना है ये 3 प्रकार की सेना है। एक थल सेना, जिसके वर्तमान प्रमुख कौन है, मनोज पांडे जी। वायुसेना के प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी। और नौसेना के आर हरि कुमार। वैसे ये तीनों इसी वर्ष रिटायर हो जाएंगे, बट अभी हाल ही में क्या हुआ, नौसेना के जो आर हरि कुमार हैं, इन 30 अप्रैल को रिटायर होंगे। इन्हीं की जगह पे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नौसेना के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें नौसेना, तो 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है, इनको ही क्यों प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी पूर्व नौसेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। ये पश्चिमी बेड़े के कमांडर हैं, पश्चिमी जो अरब सागर में स्थित है वहां पे। देखो, अभी क्या है, अपने नौसेना का जो सबसे प्रमुख चुनौती है वो है हूती विद्रोही। हूती विद्रोही जो यमन के हैं और अरब सागर में क्या करते हैं, ये लूटपाट मचाते हैं, जहाजों को लूटते हैं। तो इन्हीं चुनौतियों को निपटने के लिए तो जाहिर सी बात है ऐसे किसी लोग को नियुक्त करना पड़ेगा जो वहां पे ज्यादा प्रभावी है। तो इसीलिए दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश विशेष से हाल ही में किस राज्य के तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्पकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब देखो, ये जो तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्पकला है, ये वाराणसी का है। कहाँ का है? वाराणसी का। तो अभी हाल ही में वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश के 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक का मतलब एक तरह से समझ लो आप, क्योंकि आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट वैसे बहुत सारी जगह में उसका उत्पादन होता है, बट विशेष स्थान की वजह से उसमें गुण विशेष होता है। इसके मतलब स्थान की वजह से उसका पहचान बनाना ही भौगोलिक संकेतक कहलाता है। मतलब भूगोल के आधार पर उसका संकेत करना। इसका शुरुआत 1999 अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। इसको पहली बार 2003 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये जो टैग होता है 10 वर्ष के लिए होता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और कौन कौन सा उत्पाद है? एक है लखीमपुर खीरे का थारू कढ़ाई, और इसके बाद बरेली का बेत। बेत का मतलब बांस। बांस आपको पता होगा, झड़ेल एक झाड़ी है ना। देखो, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। लखीमपुर खीरी में ही शारदा जल विद्युत परियोजना भी है। यहाँ शारदा नहर भी है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्य जीव विहार भी है, और भी बहुत सारे से प्रसिद्ध हैं। बरेली की बात करें तो बरेली को बांस बरेली भी कहा जाता है ना, जैसे क्योंकि बरेली में कंफ्यूजन हो जाता है, बरेली और रायबरेली। तो जब बांस बरेली की बात आ जाए तो आप समझ लो बरेली, क्योंकि यहाँ पे बेत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बरेली में ही जो पूरे केंद्र स्तर का भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र रिसर्च यहीं पे स्थित है। मतलब पशु पक्षी की जब भी बात है केंद्र स्तर पे, वो बरेली में स्थित है। ये जो पशु है यहाँ पे कभी कभी बरेली ना देखे इज्जत नगर भी देता है, तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को शिव नगरी भी कहा जाता है, घाटों का नगर भी कहा जाता है, पंडों का नगर भी कहा जाता है, विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। वाराणसी में कुछ प्रमुख लोगों का जन्मस्थली, जैसे पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली था। देखो, रानी लक्ष्मीबाई की जब जन्मस्थली की बात है तो वाराणसी, और रानी लक्ष्मीबाई का जब कर्मस्थली की बात है तो झांसी हो जाएगा। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। चर्चा में रहा बुक जस्ट ए मर्सनरी के लेखक कौन है। एक किताब तो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, जस्ट ए मर्सनरी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आपको जो पिछला नोट है ना, उसमें आपको बहुत सारे जगह डी सुब्बा राव का हस्ताक्षर देखने को मिलेगा। तो ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि चर्चा में क्यों है और इस बुक में क्या है। तो इस बुक में आरबीआई और सरकार, मतलब केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच का जो संबंध है, गवर्नर क्योंकि एक पुल के रूप में काम करता है, एक सेतु के रूप में कार्य करता है, तो इनके बीच का जो संबंध है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऐसे ही एक पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन जी, उनका भी एक पुस्तक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आई डू व्हाट आई डू, ये बुक का नाम है। ऐसे बिमल जालान जी हैं, जिनका बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। एक और बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये किसका है? बिमल जालान का।
और सलमान रुश्दी की बात करें, इनका एक बुक है बहुत प्रसिद्ध, नाइफ नाम है। दूसरा विक्ट्री सिटी, तीसरा मिडनाइट चिल्ड्रेन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? देखो, जब भी ज्वालामुखी की बात आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट कहां पे जाया करो? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये जो है ना, ये ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी का हॉट स्पॉट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी ये सभी आते हैं। उसका कारण है, उसका कारण क्या है? प्लेटों का विवर्तन। यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 प्लेट आपस में मिलते हैं और उसी टकराने, क्योंकि इनका एक प्रोसेस होता है ज्वालामुखी भूकंप का, ये आप ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो इसी प्रोसेस की वजह से सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप इसी क्षेत्र में आता है, और इसी क्षेत्र में इंडोनेशिया स्थित है, इसीलिए इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो अभी हाल ही माउंट रुआंग जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वो इंडोनेशिया में। इसके पहले भी बहुत सारे ज्वालामुखी, जैसे माउंट मेरोपी, क्राकातोआ, माउंट सिलाबुंग, ये सभी विस्फोट हो चुका है। ये सभी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अभी इसके बाद यहाँ की नया राजधानी बनने वाला है, उसका नाम है नूसुंतारा। इंडोनेशिया है कहाँ पे? ये दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप के में स्थित है। और ये जो विस्फोट हुआ है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है, तो यहाँ पे एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, उसी पे विस्फोट हुआ है। इसको द्वीपों का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े द्वीप भी स्थित हैं, जैसे सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुलावेसी। जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये जावा द्वीप पे स्थित है। और जो बोर्नियो द्वीप है, यहाँ पे 3 देश स्थित हैं, एक इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने समिति से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ में आएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? देखो क्या हुआ, जो संसद होता है, संसद का विधायिका ये कानून बनाता है। क्या बनाता है? कानून बनाता है। तो कानून को लागू कराने के लिए कार्यपालिका होता है, और इसके संसद के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाना होता है। तो इसी कार्य को कम करने के लिए, कार्य बोझ को कम करने के लिए इसमें समिति बनाया गया। समिति 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। तो अस्थायी का मतलब होता है कि कोई चीज आपको जांच करना है या सलाह लेना है, तो आप अस्थायी समिति बना देते हो, जो कि कुछ समय के बाद, जांच हो जाने के बाद, सलाह ले लेने के बाद वो समिति समाप्त हो जाती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, एक सलाहकारी समिति बनाया गया, अब ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। अब वो समिति के बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, LGBTQ+, L मतलब लेस्बियन, G गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वाड, ये लोग अपने अधिकार को, मतलब बराबर अधिकार कि हम, क्योंकि इनमें जो शादी विवाह का अधिकार होता है ये भी कानूनी रूप से वैध नहीं है, तो इसको अधिकार के लिए इनका एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने सुनवाई किया और अक्टूबर 2023 को एक रिजल्ट बताया। तो इन्होंने बोला कि विवाह से संबंधित जो अधिकार है उसको मैं सिरे से खारिज भी नहीं करता और आपको अधिकार भी नहीं देता। कहने का मतलब ये हुआ, इन्होंने अपना अधिकार जो विवाह था उसको हटा दिया। इन्होंने बोला कि विवाह से संबंधित अधिकार आपको संसद द्वारा मिलेगा, मतलब विधायिका के द्वारा दिया जाएगा। तो क्या हुआ, जब इन्होंने विवाह से संबंधित अपना अधिकार हटा दिया, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला आर्टिकल 14 के तहत कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, वो चाहे कोई भी हो। तो अब क्या हुआ, केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव बन गया कि वो कोई एक ऐसा कानून बनाए जिससे LGBTQ+ के साथ न्याय हो पाए। तो इन्होंने उसी को जांच करने के लिए अभी हाल ही में एक सलाहकारी समिति बनाया, जो एक अस्थायी समिति है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? वो है राजीव गौबा जी, जो कि केंद्रीय गृह सचिव है। समझ गए जी। अगर बात करें LGBTQ+ समुदाय क्या है, LG का मतलब लेस्बियन, जो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होता है वो होता है लेस्बियन। गे का मतलब मेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन। बी का मतलब बाइसेक्सुअल, जिनका दोनों के प्रति अट्रैक्शन होता है। टी मतलब ट्रांसजेंडर, जिनका बचपन के समय अट्रैक्शन कहीं किसी अन्य लिंग से था और अभी के लिए उनका और किसी अन्य के संबंधी अट्रैक्शन है। क्वाड ऐसे भी किसी से नहीं होता है। ये सभी समुदाय होते हैं, तो इनको समान अधिकार नहीं पता है। अगर आप पुरुष से शादी करता है तो उसको महिला पुरुष का दर्जा नहीं मिल पाता, जैसे उसके बहुत सारे सार्वजनिक जगह पे उसको अधिकार नहीं मिलता। इसी अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे। समझ गए। और अभी हाल ही में एक समिति और भी बना था, वन नेशन वन इलेक्शन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी। वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, GST, ये GST के लिए बनाया गया था समिति। इसके अध्यक्ष जो थे विजय केलेकर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन से लिया हुआ है। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया गया? आबू धाबी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में। किसके द्वारा?
फ्यूचर एनर्जी कंपनी 16 से 18 अप्रैल के बीच में। इस बार का जो क्रम था वो 16वां क्रम का है। नाम से समझ रहे हैं भविष्य ऊर्जा शिखर, तो मतलब ऊर्जा को बचाने के लिए क्यों आयोजित किया गया? तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो कम होगा कैसे? पहला, जीवाश्म ईंधन को कम करके, मतलब पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करके। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाकर। समझ गए जी। यूएई में एक और भी बैठक हुआ था अभी हाल ही फिलहाल में। उस बैठक का क्या नाम है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 नंबर का। इसका होस्ट जो था यूएई था। अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान अल जावेद। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही अगर आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।